अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें मैं करना चाहता था जो लोगों की कंसर्न्स हैं रिगार्डिंग कि अभी तक अनाउंसमेंट क्यों नहीं हो रही वो कावा की, और उसकी शॉर्ट लिस्ट क्यों नहीं आ रही, और क्या ऐसे मामलात हैं जो डिले का बायस बन रहे हैं। तो और हमारी उसके साथ जो ट्रेनिंग नीड्स हैं या जो उसमें डेफिशिएंसीज़ हैं, वालेकुम अस्सलाम, वो हम कैसे पूरी कर सकते हैं, या इसके अराउंड बड़ी कन्फ्यूजन है अभी पिछले कुछ दिनों में। जैसे चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू हुई हैं लोगों को, स्पेशली उन लोगों को जो पहले से सेलिंग कर रहे हैं अमेज़ॉन के ऊपर, और वो किसी भी ट्रेनिंग कोर्स का हिस्सा रहे हैं या हैं। वो बड़ी चीज़ें बड़ी उनको क्लियरली उनको नज़र आना शुरू हुई हैं कि अमेज़ॉन इज़ अ सी ऑफ नॉलेज एंड नो बडी रियली हैज़ ऑल द नॉलेज, नॉट मी नॉट एनी बडी एल्स। और बेशक के वो सेलर्स बन गए हैं, उन्होंने पैसा लगा दिया है, उन्होंने कोर्स ख़रीद लिए हैं, उन्होंने साल गुजार दिए कोर्सेज़ के अंदर और लॉन्चेस कर लिए हैं और सेलिंग भी चल रही है उनकी, लेकिन उन्हें रेपिटेटिवली ये इदराक हुआ है कि जी देर इज़ सो मच टू लर्न अबाउट अमेज़ॉन सेलिंग एंड देर इज़ सो मच दे कुड learn and implement to safeguard and sustain their businesses in the longer run। और इसका मुझे ऐसे पता चला है कि क्योंकि जब मैंने इंटरव्यूज़ किए तो उसमें ऑब्वियसली शॉर्ट लिस्ट जो लोग थे 50-60 जो भी थे, वन ऑन वन मेरी सारों से डिस्कशन हुई, और उनमें जो सेलर्स थे या सेलिंग कर रहे थे उनकी क्वेश्चंस की नेचर, और जो नए बच्चे हैं जो सीख रहे हैं, नए लड़के जो हैं, नई यूथ जो है हमारी, जो या तो किसी किस्म की वीडियो ट्रेनिंग्स में से गुजरी है या वो ग्रुप से स्क्रैप करती है नॉलेज को और वहाँ सीखने की कोशिश करती है, या किसी के साथ अटैच है लेकिन उनको फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली हुई, उन सारों के क्वेश्चंस में ना ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसमें बड़ी क्लियर डिफ्रेंसिएशन थी एक, और उसमें जो एक और अदराक मुझे ये हुआ कि जो सेलर्स हैं उनका माइंड सेट जो है वो बड़ी तेज़ी से उनमें पैराडाइम शिफ्ट आ रहा है। क्योंकि मैं पहले से सारे सेलर्स को जानता हूँ, कुछ को पर्सनल लेवल के ऊपर भी जानता हूँ, तो मुझे खुद अपना तो पता ही है, लेकिन जो लोगों के जो जब माइंड्स मेरे साथ शेयर हुए हैं और उनके जो प्रॉब्लम हैं वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं, उनके कंसर्न्स डिफरेंट हैं। अब जैसे नुमान रियाज या अली रियाज साहब यहाँ इस वक्त ज्वाइन कर लिया उन्होंने, इनके भाई हैं मेरे ख्याल में या पार्टनर हैं। नुमान रियाज ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। वो अक्सर ये कहते हैं आपको मिलेंगे, और जो भी सेलर्स हैं वो आप अक्सर देखेंगे ग्रुप्स के ऊपर या हमारे ग्रुप के ऊपर भी इवन, वो ये कहते हैं कि जी सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना वो एक अच्छे वीए को हंट करना है। और मतलब उनके कंसर्न्स किसी और किस्म के हैं, और जो वीएज हैं या जो लर्न करना चाहते हैं या एस्पायरिंग सेलर्स हैं उनके किसी और तरह के कंसर्न्स हैं। तो मतलब हम तीन क्लियर कैटेगराइजेशंस कर सकते हैं कि एक वो जो लोग सेलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं, एक वो जो करना चाहते हैं सेलिंग, और एक वो जो कि वीए बनना चाहते हैं अभी फ़िलहाल क्योंकि वो किचन लूप से बाहर आना चाहते हैं। उनकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे इनबॉक्स में डेली बेसिस के ऊपर डजन्स ऑफ मैसेजेस आते हैं फ्रॉम डिफरेंट सेलर्स या जो स्टूडेंट्स हैं मुख्तलिफ ट्रेनिंग कोर्सेज़ के, जिसमें वो मुझे मेरे साथ शेयर करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है मुख्तलिफ कोर्सेज़ के बारे में या ईओ के बारे में। और वो हर बंदा मेरे से ये रिक्वेस्ट करता है कि जी ईओ कावा में किसी तरीके से हमें ले लें। तो पहले एक चीज़ तो मैं ये बहुत क्लियर कर दूं कि ईओ कावा जो है ना, इट इज़ सर्टिफाइड अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट। तो वो वर्चुअल लेवल के वर्चुअल असिस्टेंट लेवल की गेम है सारी। मतलब ठीक है उसमें इन डेप्थ होगा, नॉलेज सब कुछ होगा, लेकिन वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन नहीं है जो ऑलरेडी सेलर्स हैं।
या जो सेलिंग करने का पूरा इरादा रखते हैं और उस हवाले से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। देखिए सेलर के लेवल के ऊपर ना बहुत ज़्यादा डेप्थ चाहिए होती है नॉलेज की। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, उससे आपको ना बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, स्पेशली जो सेलर्स यहाँ बैठे हैं। एक सेलर है, वो फ़र्ज़ करें, अब जैसे ये मैं अली रियाज साहब की बात कर लूँ, ये 3-4 मार्केट में सेल करते हैं प्रोडक्ट्स को अपने। आई एम श्योर कि इन्होंने अभी तक ऐसे किसी बंदे से इनकी मुलाकात शायद नहीं हुई होगी, या शायद इन्होंने भी इस पर्सपेक्टिव पे नहीं सोचा होगा कि सेलर को एक सिस्टम चाहिए होता है जहाँ पे वो एक बर्ड आई व्यू में डेली देख सके कि जी उसकी अगर 3 मार्केट्स में या 3 प्रोडक्ट जो है लिस्ट जो लगी हुई हैं, उसमें से कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी मार्केट प्लेस प्रॉफिटेबल है, उस पर रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट क्या है, और वो उसकी बेस के ऊपर ये डिसाइड करता है सिर्फ। मतलब अगर ये उसके सामने हो तो ये भी वो डिसाइड कर लेना सिर्फ कि मेरी कौन सी लिस्ट या कौन सा प्रोडक्ट या कौन सी मार्केट प्लेस में आरओआई कम है, और वहाँ पे मुझे स्पेंडिंग कर्टेल डाउन करके दूसरी मार्केट में जहाँ पे मेरे आरओआई बेहतर है, मुझे वहाँ पैसा री राउट करने की ज़रूरत है। ये इतनी क्रूशल इन्फॉर्मेशन है एक सेलर के लिए, जिसके पास पूल ऑफ मनी तो आपके पास एक ही होता है ना, आपके पास पूल ऑफ रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एक ही होता है, $50,000, $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000। उसको एज अ सेलर आपको ऐसे तरीके से यूज़ करना होता है जहाँ उसका मैक्सिमम रिटर्न हो। देखिए ये सादा सी बात है, हम घर का सौदा लेने के लिए भी जाते हैं ना, तो क्या होता है, हम वो चीज़ प्रायोरिटाइज़ करते हैं जहाँ पे हमें ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, जिससे हमें सबसे ज़्यादा यूटिलिटी ड्राइव होती है। तो सेलर के कंसर्न्स जो आते हैं ना वो इस किस्म के होते हैं, जबकि वीए का ये कंसर्न ही नहीं होता। वीए को पता ही नहीं होता कि जी मुख्तलिफ मार्केट प्लेसेस में, फ़र्ज़ करें कि मैं 3 मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहा हूँ, तो वीए जब हायर होता है ना तो उसको तीनों अलग-अलग नज़र आ रहे थे, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव ही नहीं होता, ये उसको ये सोच ही नहीं होती, उसको ये समझने की सलाहियत ही उसमें नहीं होती कि जी वो 3 मार्केटों को इकट्ठा भी अगर मैं देख लूँ मिला के, तो मुझे आरओआई कोई पता चले तो मैं एडवाइस कर दूँ अपने सेलर को कि किस मार्केट में पैसा ज़्यादा फेंकने की ज़रूरत है और कहाँ से रिट्रैक्ट करने की पैसा ज़रूरत है। देखिए ये बेसिक से मैंने एक सादा से आपको मिसाल दी है, ये इतना बड़ा फ़र्क है ये पर्सपेक्टिव का, इस गैप को कवर नहीं किया जा सकता। मतलब इसको सेलर्स का पर्सपेक्टिव कभी भी वो नहीं हो सकता जो वीएस का होता है। सेलर्स का अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, और वीएस का पर्सपेक्टिव बहुत टाइम लगता है उसको इस लेवल पे जाने में जहाँ पे वो सेलर के पर्सपेक्टिव से सोच और समझ सकें। मैं उस दिन जिक्र कर रहा था किसी के साथ कॉल के ऊपर कि लोग ये कहते हैं ना कि हमने वीए बनना है या हमें वीए हायर करना है, तो वीए तो देखें, वीए तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन है, उसने क्लिक्स करनी है, उसने रिपोर्ट्स बनानी है और ये चीज़ें। तो अब आपके जहन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर वीए ऐसा है, ये सारे ड्रामेबाजी है, तो फिर ये एजेंसियों पे लोग क्यों काम करते हैं? लोग एजेंसियों के साथ लोग इसलिए काम करते हैं, सेलर्स इसलिए काम करते हैं, उनके पास निज़ाम होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनके पास मॉडल्स बने होते हैं, वो सेलर्स को सेलर्स के लेवल की इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, वो वीए के लेवल की इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। मतलब मेरी, अगर मैं अपनी बात बताऊं, मैं अपने सेलर्स के साथ जो मेरी डिस्कशन होती है वो ये होता ही है कि जी हमने उसका जो पूल ऑफ मनी है उसको आज कहाँ राउट करना है, कल कहाँ करना है, किस कीवर्ड के ऊपर बैट करना है, किस कीवर्ड से पैसा निकालना है। हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हों या मुख्तलिफ मार्केट्स में काम कर रहे हो, हमारा डिस्कशन ये हो रही होती है। हम ऑब्जेक्टिव क्या होता है, जो एक सेलर के साथ डिस्कशन का ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ये होता है कि अली रियाज साहब यहाँ बैठे हैं, इनके साथ एक बार मेरी डिस्कशन हुई थी और मैंने इसके ऊपर इनके साथ जिस तरीके से बात की थी, इनको अंदाज़ा होगा, ये उसको वाउच कर सकेंगे कि हम उस वक्त ये बात नहीं कर रहे थे कि जी हाँ जी रिपोर्टें कैसी बननी चाहिए या फलाना। हम ये बात कर रहे थे कि कहाँ पैसा लगना चाहिए, किधर मूव होना चाहिए, किस प्रोडक्ट पे काम होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, किस प्रोडक्ट के किस कीवर्ड के ऊपर। अब वो कीवर्ड लेवल तक के जो आरओआई है ना वो आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए एक सिस्टम्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है आपको। वो सिस्टम्स जब बन जाते हैं तो आप फिर सेलर्स के साथ काम कर सकते हैं एज एन एजेंसी। वीए कभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं पहुंचता। वीए तो रिपोर्टें बना सकता है, वो कीवर्ड की रैंकिंग कर सकता है, वो आपको और सेलर सेंट्रल से रिलेटेड डे टू डे टास्क आपके पूरे कर सकता है, आपका पीपीसी मैनेज कर सकता है, ये सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस हैं, जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं या जो ग्रोथ डिसीजंस हैं, ये सारी चीज़ें सेलर लेता है।
हम अगर किसी से बात करते हैं एज एन एजेंसी, तो हम उसको जब उसकी एग्जेक्टिव समरी उसके साथ शेयर करते हैं वीकली बेसिस के ऊपर या बाय वीकली या मंथली बेसिस के ऊपर, तो हम उसको ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करके देते हैं और उसको बताते हैं कि जी किस जगह पे क्या पैसा लगाएंगे तो उससे क्या रिटर्न आएगा। इस लेवल के ऊपर वो डिस्कशंस होती हैं। सेलर्स का यही कंसर्न होता है। सेलर को इन निटिग्रिटीज से ताल्लुक नहीं होता कि जी आज मेरे 100 रुपये का स्पेंड हुआ पीपीसी का, तो वो किस किस कीवर्ड के ऊपर हुआ। वो सिर्फ उस सूरत में होता है जब किसी कीवर्ड के ऊपर स्पेसिफिकली हमारी एग्रीमेंट हो गया और हमने उसको प्रॉफिटेबल समझ लिया और हमने प्रूव कर दिया उसको कि जी हाँ जी इस पर पैसा लगाना चाहिए और वो लगा रहा हो, तब वो उसके बारे में पूछता है स्पेसिफिकली। अदरवाइज तो वो जनरली एक बिजनेस चल रहा होता है, तो वो निटी ग्रिटीज़ में नहीं जाता सेलर। लेकिन सेलर के साथ हमारी डिस्कशन होती है कि पैसा कैश फ्लो कैसे बेहतर करना है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ कैसे आइडेंटिफाई करनी है, मार्केट प्लेसेस के अंदर पैसा कैसे दाएं बाएं करना है, कहाँ से विड्रॉ करना है, कहाँ से उसको लगाना है, ये डिस्कशन होती है। ये बात आपके साथ शेयर करने का मकसद ये है कि सेलर के पर्सपेक्टिव जो होते हैं वो हमेशा डिफरेंट होते हैं वीए के पर्सपेक्टिव से। तो जब हम अब मेरे साथ जब मैंने ये सारे इंटरव्यूज़ किए और मुझे ये एक खुशगवार हैरत हुई कि कुछ सेलर्स ऐसे हैं जिनको इन चीज़ों का बड़ा अच्छे तरीके से अदराक है, स्पेशली वो सेलर्स जो कि बाहर सेटल्ड हैं, एक्सपेट्रियाट्स हैं। उनकी जब मेरे साथ गपशप हुई या वो पहले कहीं बाहर रहे हैं और अब पाकिस्तान में हैं, उनसे जब मेरी बात हुई तो उनकी थिंकिंग में क्लियर कट एक लाइन ड्रॉ थी बाकी लोगों की सारी थिंकिंग से। और अभी थोड़ी देर पहले भी मेरे पास एक मैसेज आया और उसके अंदर भी सारी यही डिस्कशन हो रही थी कि वो उस बंदे के अपने कंसर्न्स थे और उसको कोई पता नहीं था। क्योंकि जो बिजनेसमैन होता है, जो सेलर होता है, वो ये चाहता है कि जी उसके पास सिस्टम्स हों जहाँ से उसे पता चले कि कौन सी चीज़ कैसे हो रही है और हमने आगे क्या करना है और पैसा कैसे मूव करना है या कहाँ लगाना है और कहाँ से विड्रॉ करना है। वी ये काम नहीं कर रहा होता सारा। वी का काम होता है रिपोर्टें जनरेट करना, उसका ये पर्सपेक्टिव नहीं होता, उसके पास ये पूरी पिक्चर भी नहीं होती। क्योंकि उसके पास जो सेलर के पास सोर्सिंग के डाटा होता है, सेलिंग का डाटा होता है, मुख्तलिफ जगहों से आ रहा होता है, वो उसको खुद कंसोलिडेट कर रहा होता है कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में। अगर वो किसी एजेंसी के साथ काम नहीं कर रहा तो वो उससे कुछ ना कुछ पिक्चर निकाल के उसके ऊपर डिसीजन ले रहा होता है। तो ये जो these two perspectives cannot mingle and go hand to hand, not unless we have trained an exceptional breed of VAs जिनको हम ये सारे पर्सपेक्टिव्स दें और वो फिर इस पर्सपेक्टिव को सामने रख के और फिर वो सेलर के लेवल के ऊपर सोचें और उसके मुताबिक इस तरह से काम करें। तो ज़मान इसके ऊपर आता हूँ मैं अभी थोड़ी देर में। अब क्या होता क्या है कि जो भी कोई ट्रेनिंग कोर्स होगा ना, देखिए ट्रेनिंग कोर्स की ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना हर चीज़ के। मतलब लोग जैसे वैल्यू लैडर बनाते हैं कि जी एक बंदा पहले उसको वो एक बीए का कोर्स देते हैं, उसके बाद उस सेलर के कोर्स होते हैं, उस सेलर के कोर्स में 3 4 5 मुख्तलिफ आगे लैडर्स होती हैं कि जी 2500 वाला कोर्स ले लो, 5000 वाला ले लो, 10,000 वाला ले लो। वो वैल्यू लैडर्स होती हैं। तो अब जो टॉप वैल्यू लैडर होती है ना, जो बंदा उसके ऊपर बैठा होता है या बैठना चाहता है जाके, वो उसकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होती हैं। वो वीए वाली एक्सपेक्टेशन जो 250 का या 300 का या 500 का कोर्स लेगा, वो वैसी एक्सपेक्टेशन उसकी नहीं होती और ना ही उसकी सोच वो होती है और ना उसको इससे इतनी उसको निटिग्रिटीज़ में जाने की उसको ज़रूरत होती है। उसका कंसर्न कुछ और होता है। तो बॉटम लाइन ये सारी बहस की, इस सारी चीज़ की, कि ये है कि जो सेलर्स ये एक्सपेक्ट करें कि जी वो कावा में उन्हें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, उन्हें इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगा। येस, अगर उनके कोई लूप होल्स हैं उनके नॉलेज के अंदर, कोई उनकी शॉर्ट कमिंग्स हैं, जो उन्हें चीज़ें उनको नहीं पता, चीज़ें कैसे काम करती हैं या कैसे डेवलप होती हैं, वो उनको नॉलेज मिल जाएगा। येस, और वो ज़रूरी भी है। येस, क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर वो उनको नहीं पता होगा तो इवन काबिल से काबिल भी है क्यों ना हो उसको मैनेज करने के लिए, जब तक आपको चीज़ों का नीटिग्रिटीज़ का नहीं पता होता आप उससे मैनेज नहीं कर सकते माइक्रो लेवल के ऊपर। तो कुछ लोग जो है वो माइक्रो लेवल पे मैनेज करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए तो ये आइडियल तरीन सिनेरियो है। जो सेलर्स हैं और माइक्रो लेवल पे मैनेज करना चाहते हैं अपने वीओज़ को या अपनी टीम को, उनके लिए तो बिल्कुल ये आइडियल सिनेरियो कि वीए में आ जाएं, बिल्कुल सीखें और वीए के लेवल की चीज़ें सीख लें। लेकिन अगर वो सीखना चाहते हैं कि जी उन्होंने और चीज़ें कैसे करनी है, जी शान मैं इसकी तरफ ज़रूर आऊँगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं इसको ज़रूर टच करूँगा, स्पेशली ये जो अभी रिसेंट एपिसोड हुई है इसके बाद। तो होता क्या है अल्टीमेटली क्या होता है कि आपको एक बड़े पर्सपेक्टिव की ज़रूरत होती है, एक बिगर पिक्चर की ज़रूरत होती है, एक हेलीकॉप्टर व्यू की ज़रूरत होती है।
और उसके लिहाज से डिसीजन मेकिंग की आपकी ट्रेनिंग की भी नीड्स होती हैं, क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी कोई अमेज़ॉन के ऊपर या ऑनलाइन सेलिंग नहीं की होती, या आपने बिज़नेस जो है, हर बंदे ने ज़रूरी नहीं कि उसने बिज़नेस भी किया हो, भले वो ब्रिक एंड मॉर्टर हो या ऑनलाइन हो। तो वो जो आते हैं लोग यहाँ पे कि जी इन्वेस्टमेंट कर लें और अमेज़ॉन पे हम बिज़नेस करते हैं, तो उनको उनका एक बिज़नेस पर्सपेक्टिव भी डेवलप करना होता है। वो कैसे डेवलप होता है वो एक और चैलेंज है, और उसके लिए ज़ाहिर बात है और किस्म के ट्रेनर्स और किस्म के माइंडसेट की ज़रूरत होती है। तो वो वीए में ऑब्वियसली आपको नहीं मिल सकते, क्योंकि वीए को किसी और पर्सपेक्टिव, क्योंकि वीए का फोकस ही बेसिकली वीए के ऊपर रख के जाता है कि उसको उसने कैसे चीज़ें वो हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन कैसे जनरेट करनी है, या वो मोमेंटम कैसे बिल्ड करना है जो कि सेलर के काम आ सके अल्टीमेटली जाके। और जो वीए अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए ये है कि वो पहले तो ये चीज़ें सीखें ना, पहले तो वो अपनी बेसिक्स सीखें। देखिए हमें अभी मुझे बहुत ठीक है, हमें लोग उंगलियां उठाएं हमारे पर जो मर्ज़ी करें, लेकिन हकीकत ये है कि जिस बंदे ने किसी भी जगह पे नॉलेज हासिल किया है किसी भी जगह पे, और वो ईओ का भी पार्ट है, तो उसको ये तो कम अज़ कम अदराक ज़रूर हो गया है कि हम बहुत डेप्थ में जाके बात करते हैं। किसी को समझ आती है तो वो कहता है बहुत शानदार है, जिसको समझ नहीं आती वो कहता है ये तो सारे पागल हैं। और भी बायसेस होते हैं, वो आपको पता ही है, मैं पहले बायसेस के ऊपर बात कर चुका हूँ प्रोडक्ट के हवाले से, जैसे मैंने बायस पे कॉग्निटिव बायस होते हैं और कुछ और किस्म के बायसेस होते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये वैल्यू हर किसी के लिए, वैल्यू का जो लफ्ज़ है ना इसका मीनिंग डिफरेंट है। किसी के लिए वैल्यू ये है कि जी रिजवान ज़फ़र पर्सनली उसको जवाब दे दे, भले वो कमेंट के ऊपर हो या उसके पर्सनल मैसेंजर में। किसी के लिए वैल्यू ये है कि जो लिखा जा रहा है वही पढ़ता रहे, वही एब्जॉर्ब करता रहे, उससे सीखता रहे। किसी के लिए वैल्यू ये है कि वो कहता है नहीं जी मैं तो चलता हूँ यूके से और मैं आके आपसे मिलता हूँ, मैंने अगले महीने आना है, आप मुझे टाइम दें और आप मेरे से मिलें ताकि मैं आपके साथ डिस्कशंस करूँ। ये किसी के लिए वैल्यू ये है। अब वो जो वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट है ना वो डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट है। हम सारों को एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें निज़ाम चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। बड़ी सीधी और सच्ची बात है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम इन्फेंसी में हैं। और दूसरी बात ये कि जो निज़ाम पहले से बने हुए हैं, अगर हमने उसको रेप्लिकेट कर दें, हम जो लोगों ने बनाए हुए हैं, जो पहले से ट्रेनिंग ग्रुप्स में बने हुए हैं, भले कहीं पे भी हों, तो वो तो अगर प्रूवन होते तो कोई बंदा हमारे पास क्यों आता वैल्यू डिराइव करने के लिए? तो वो तो कामयाब नहीं है। तो हमें कोई ऐसा सिस्टम या ऐसा निज़ाम डेवलप करना है जो सबके लिए वैल्यू जो है उनके लेवल के ऊपर डिलीवर करे, रिजल्ट्स डिलीवर करे, और वो पहले वाले निज़ामों से बेहतर हो। इसमें टाइम लगता है, और उस टाइम के लिए मैं तो रेडी हूँ, लेकिन लोग रेडी नहीं हो, लोग पेशेंस नहीं होती लोगों में। क्यों? वो अपनी जगह सच्चे होते हैं, उनकी मजबूरियाँ होती हैं, उनका पैसा लगा हुआ होता है, उनको और मसले मसाइल होते हैं। तो इसका जो सबसे बेहतर फिक्स जो मुझे समझ में आता था उस वक्त वो ये था कि जी इसके लिए लोगों को कुछ ट्रेंड लोग इनके लिए अवेलेबल किए जाएँ, वो वीए लेवल के हों बेशक, लेकिन कम अज़ कम वो कोई पर्सपेक्टिव में चीज़ों को ग्राउंड अप बिल्ड तो करना शुरू करें उस अकाउंट को, जिस पे कल हमने सेलर्स को वैल्यू देनी है, और वो सेलर्स फिर उस नीचे से ग्राउंड अप जो बिल्ड हो रही है वैल्यू, उसको रिपोर्ट्स की फॉर्म में और हेलीकॉप्टर फॉर्म में जब देखने के काबिल हो, हम उनको ट्रेन करें, उनको निज़ाम दें, तो वो उससे उससे वैल्यू डिराइव करना शुरू करें। तो हमने कहा कि हम इसको ना बेस पॉइंट से शुरू करते हैं, बॉटम लाइन से शुरू करते हैं। टू माई सरप्राइज़ उसमें बहुत सारे सेलर्स ने अप्लाई कर दिया, और फिर मेरी उनसे बड़ी खुली गपशप हुई। मैंने हर बंदे के साथ खुली, कुछ ऐसे लोग हैं जिनके साथ मैंने 2-2 घंटे डिस्कशन की है, हालांकि 15 मिनट का टाइम होता था, लेकिन मैंने उनके साथ 2-2 घंटे की डिस्कशंस भी की हैं। और उनके करने का एक मकसद था, उनके करने का मकसद ये था कि उनके जो कंसर्न्स हैं या उनके जो मसले हैं या उनके प्रॉब्लम्स हैं, करंट हों या फ्यूचर हों, वो उनके साथ डिस्कस किए जाएँ। और उसके लिहाज से सलूशंस डिवाइस किए जाएँ, उसके लिहाज से मामलात को जो है वो देखा जाए, और फिर देखा जाए कि उनको वैल्यू कैसे डिलीवर की जा सकती है करंट सिनेरियो में, बगैर कोई कोर्स बनाए, बगैर कुछ किए हुए। तो उसकी वजह से हमने कुछ चीज़ें फिर जो है वो डायरेक्ट हमने उन साइट्स पे की जहाँ पे जब तक वीए बनेंगे सो बनेंगे, मतलब वो 10 हफ्ते में या 12 हफ्ते में। अभी जो ऐसे लोगों को चाहिए थी, किसी को पीपीसी की हेल्प चाहिए थी, किसी को लिस्टिंग की ऑप्टिमाइजेशन चाहिए थी, किसी को रैंकिंग से रिलेटेड इश्यूज़ थे, किसी का कॉपी के मसले थे, किसी की सस्पेंशंस थी, किसी का कुछ मसला था, किसी का कुछ और मसला था। तो अब आप ये देखें ना, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। एक बंदे का सेफ्टी कंप्लायंस का इशू आ गया लिस्ट में, उसको
डेट मिली कि जी फलानी डेट तक आप सेफ्टी कंप्लायंस अपनी पूरी करें, ऐसे पे, वरना आपका लिस्ट उड़ा देंगे। वो अच्छी सेलिंग कर रहा था, तो मेरे ख्याल 25-30 हज़ार डॉलर की सेलिंग महीने की हो रही है उस लिस्ट के ऊपर। अब उस बंदे को वो ठीक है, मैं अब ये अब लोग कहेंगे कि जी मैं बुराइयां करता हूँ, लेकिन वो अपने इकोसिस्टम में गया, उसने वहाँ से हेल्प मांगी, किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, वो मेरे पास आया, उसने कहा मेरे से रिजवान भाई मेरा ये प्रॉब्लम है। अब जब उसने इंटरव्यू में मेरे साथ ये डिस्कशन हो रही है उस बंदे की कि जी मैं वो डेडलाइन मेरे सर के ऊपर है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, तो मैंने उसको एक ईमेल खुद अपने हाथ से बना के दी। एक एक मैंने उसको खुद अपने हाथ से उसको एक सोल्यूशन बना के दिया, और मैंने उसको कहा इसको फाइल कर दो। उसने फाइल कर दी। उससे पहले वो ईमेल कर रहा था, उसको जवाब नहीं दे रहा था, बॉट्स जो है ना वो कर रहे थे। वो जिस दिन से वो ईमेल गई है, उसको अगले 2 दिन के बाद 48 घंटे में जवाब आ जाता है। वो जवाब उसको आ गया और उन्होंने लिख के भेजा है कि जी हम आपके जो रिक्वेस्ट है उसको कंसिडर कर रहे हैं और इसको एवेल्यूएट कर रहे हैं, और हमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी हम मांग लेंगे। मकसद कहने का क्या है, इसके बताने का मकसद क्या है? बताने का ये मकसद ये नहीं कि आइडेंटिफाई किया जाए कि दूसरों के प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसके बताने का मकसद ये है कि हाउ एग्जिस्टिंग सिस्टम्स आर लैकिंग, और हाउ पीपल वांट टू डिराइव वैल्यू आउट ऑफ ईओ। या वो मेरे से बात करना चाहते हैं या वो ईओ से बात करना चाहते हैं, उनके कोई लेवल्स कहीं डिफरेंट हैं, वो कुछ और जगह पे बैठे हैं। उनको ये कंसर्न नहीं है कि जी आज एक वीए को मैंने ये बताया या नहीं बताया कि जी मल्टी चैनल फुलफिलमेंट क्या होती है। उनको पता है इस चीज़ का। उनको जो चीज़ नहीं पता वो ये है कि जी मैंने इस जो प्रॉब्लम मेरे सर पे आ गई है इस टाइम, जो मेरे सर पे खड़ी है, उसका मैंने हल कैसे करना है। तो अब जब इतना क्लियर एक डिस्टिंक्शन हो और मैं उसको कहूँ कि नहीं भाई तुम मेरे पास सेफ्टी कंप्लायंस का इशू करना है, चलो जाओ पहले जाके एमसीएफ सीख के आओ कि एमसीएफ क्या होता है, तो ये तो नहीं ना हो सकता। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। वो मुझे पागल समझेगा। तो और उसकी बात ठीक होगी क्योंकि उसका कंसर्न किसी और किस्म का है। तो हमने इन इन नरिश करना है इन माइंड सेट्स को डिफरेंट लेवल के ऊपर, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ। उसके लिए एक निज़ाम की ज़रूरत है। वो निज़ाम हमारे पास नहीं है, इस वक्त नहीं है वो निज़ाम। मैं ठीक है, मेरे पास एजेंसी है, मेरे पास टीम है, लेकिन वो किसी और काम के लिए है। जो ये जो साइड है, जो ट्रेनिंग की साइड है, इसके ऊपर मेरे पास वो निज़ाम नहीं है। अगर मैंने अभी कोई ट्रेनर हायर भी किए हैं या मैंने रखे हैं या अपनी टीम से उनको प्रमोट करके ट्रेनिंग के सेक्शन में लेके आया हूँ, तो वो निज़ाम ऐसा ऐसा डेवलप होगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। को कि मुझे पहले से पता है कि किसको मैंने क्या चीज़ देनी है और कैसे देनी है। और कुछ मैं जब लोगों से बात करता हूँ, भले वो मैसेंजर्स पे हों, भले वो व्हाट्सएप पे हों, भले वो कॉल्स पे हों, तो मुझे अंदाज़ा होता है कि और क्या क्या नीड्स हैं जो कि फौरी एड्रेस होने वाली हैं, जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। अब मुझे आइडेंटिफाइड हैं प्रॉब्लम के क्या हैं लोगों के, या वो क्या रिजल्ट्स चाहते हैं, या उनके क्या इश्यूज़ क्या हैं। लेकिन उसका निज़ाम खड़ा करना और एक दिन में खड़ा करना, आप देखें ये वीए के निज़ाम को खड़ा करने में हमें 3 महीने लग गए, इस सारे निज़ाम को खड़ा करने में, और अभी तक हमने शुरू नहीं किया वो। उसकी वजह यह है कि नई नई कंसिड्रेशन बीच में जब लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। देखें पहले जब ग्रुप था 800 लोगों का, तो उनके कंसर्न 800 लोगों से फीडबैक आता था। जब वो 1800 का हुआ तो 1800 लोगों का आता था। तो हमें बेसिकली चीज़ें शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल आई एग्री विद दिस। स्पेशली ईओ कावा शुरू कर देना चाहिए, वो हम करने जा रहे हैं इंशाल्लाह फ़ौरन इसी हफ्ते में कर लेंगे हम वो शुरू। लेकिन जो असल चीज़ है वो ये है, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ लेवल्स के ऊपर मुख्तलिफ़ वैल्यू नीड्स उनकी पूरी करनी। मिसाल के तौर पे अगर मैं अब वीए की बात करता हूँ, सेलर्स की काफ़ी बात कर ली, मैं वीए की बात करता हूँ। वीए के जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होते हैं मॉरल्स। शान ने पॉइंट आउट किया मॉरल्स। अब मैं उस बंदे से क्या एक्सपेक्ट करूं कि वो एक बंदा जाता है, वो जिस ग्रुप से वो वैल्यू लेता है, फ़र्ज़ करें वो किसी और ग्रुप से वैल्यू लेता है, और वहाँ से वो वैल्यू उठा के हमारे ग्रुप के ऊपर लेके आता है, और किसी और की वो पोस्ट होती है और उसको क्रेडिट नहीं देता यहाँ पे, और अपने नाम से वो कर देता है। या फिर यहाँ से कोई बंदा जाता है और ये काम वहाँ करता है जाके। तो इस तरह के मॉरल्स के लोग, अगर हम ये कहें कि जी हम उनको बिज़नेस के अंदर बड़े बड़े बिजनेसेस का पार्ट बना लेंगे, टीम्स का हिस्सा बना लेंगे, तो हम वी आर मिस्टेकन। क्योंकि मैं आपको स्पेशली बताऊं कि इस वक्त जो है ना सबसे ज़्यादा नीड वीएस की उन लोगों को है जो कि सेलर हैं ऑलरेडी, और ज़्यादातर उनमें से अगर पाकिस्तानियों की मैं बात करूं तो वो हैं जो बाहर सेटल्ड हैं। उनके पास पैसा है, उनके पास टाइम नहीं है, या उनके पास स्किल नहीं है, तो उन्हें चाहिए होते हैं ऐसे लोग। उनके जो मॉरल्स हैं ना, जो बाहर लोग रहते हैं
वो हमसे, हम पाकिस्तानी से, जो हम पाकिस्तान में रहते हैं उनसे बहुत हाई है। मतलब मुझे आज तक कभी किसी भी बाहर के बंदे से जो बाहर रह रहा हो उसको ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि यार गल किसी और ना करें। सादा सी बात ही है, एक छोटी सी मिसाल है। लेकिन यहाँ जो पाकिस्तानी, आप किसी को दिल की बात भी नहीं कर सकते। उसकी वजह से आपको पता कि वो पाकिस्तान में वो फूफे कटनी का एक कल्चर है। वो इधर सुनता है उधर लगा देता है, उधर एक जाएगा यहाँ से उठेगा सुन रहा है, और वो अगले 5 मिनट में वो व्हाट्सएप एक ग्रुप में डाल देगा या कहीं किसी जगह पोस्ट कर देगा, और वो कहानी कहाँ से कहाँ से कहाँ से कहाँ चलती चलती चली जाए। मेरी एक आदत ये है, मैं अपनी टीम, जो मेरी टीम है, मैं उसे ना हर हफ्ते 2 हफ्ते के बाद एक क्वेश्चन ज़रूर करता हूँ। वो करता हूँ, हाउ इज़ योर मोरल, हाउ इज़ योर मोरल। तो या मैं उनसे डिस्कस करता हूँ उनके पर्सनल लेवल के ऊपर जाकर। मेरे पास वो टीम के ग्रुप्स बने हुए हैं, लेकिन ना मैं लोगों के साथ, अपनी टीम के लोगों के साथ इंडिविजुअली डिस्कशंस करता हूँ। मैं उनसे पूछता हूँ उनके मसले, उनके मसाइल, टीम के मसाइल। ये नहीं पूछता कि आज मुझे ये चाहिए तुमसे। मैं उनसे ये पूछता हूँ, हाँ भाई तुम्हारा क्या, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा क्या चल रहा है आजकल, अ, तुम्हारे क्या इश्यूज़ हैं, या तुम्हारा मोरल कैसा है, या हाउ आर यू फीलिंग टुडे, या हाउ वाज योर वर्क डे टुडे। तो मैं उनसे ये क्यों पूछता हूँ, क्योंकि मैं कॉर्पोरेट कल्चर से आया हूँ, मैंने वहाँ टीम्स चलाई हैं, मैंने टीम्स बिल्ड की हैं वहाँ पे। तो मुझे पता है कि लोगों को क्या चाहिए होता है किस टाइम के ऊपर। मैंने 19 साल पेप्सी की नौकरी की है, और मैंने वहाँ बड़ी टीम चलाई है। मेरे बॉस यहाँ पे, मेरे जो प्रीवियस बॉस हैं, जो मेरे जहाँ जिनके साथ मैं शुरू हुआ था, वो इस ग्रुप का हिस्सा हैं। अ, तो जिनके साथ मैंने करियर स्टार्ट किया था, जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी पेप्सी में, तो ये चीज़ें हमने अपने बॉसेस से सीखी हैं। और इट इज़ अ प्रिविलेज कि मेरा बॉस जो है वो इज़ अ पार्ट ऑफ माई ग्रुप। और मैं उनसे अब भी एडवाइस लेता हूँ जब कभी हमारी गपशप होती है, एज़ स्पोरेडिकली और एज़ ओकेजनली एज़ पॉसिबल, लेकिन फिर भी हम डिस्कशंस होती हैं चीज़ों के ऊपर, पर्सपेक्टिव शेयर होते हैं। वो बड़े बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं आजकल, एक पाकिस्तान में कर रहे हैं, बड़ी ज़िंदगी गुजारी है उन्होंने बाहर के ममालिक में भी। तो मकसद कहने का ये है कि आपको टीम्स जो होती है ना, आपकी टीम जो होती है, उसको आपने टीम को सिर्फ आपने ट्रेन नहीं करना होता, या उनको साथ लेके नहीं चलना होता, या उनकी ट्रेनिंग नीड्स आइडेंटिफाई नहीं करनी होती। आपने उनके मॉरल्स और मोरल्स दोनों पे काम करना होता है, ताकि वो कामयाब इंसान बन सके आगे चल के। जैसे मैं अगर मैं किसी भी एक लेवल पे कामयाब हूँ, अगर मेरे बॉस की नज़र में, जो इस ग्रुप में, तो उसमें उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया होता है वक्त के साथ साथ। उन्होंने उन मॉरल्स को, उन और मोरल को, दोनों को हाई किया होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिससे आप कहीं पहुंचते हैं ज़िंदगी में। और ये उस वक्त पॉसिबल होता है जब आपका पर्सनल लेवल के ऊपर रिलेशनशिप हो अपने एम्प्लॉयज़ के साथ या अपने टीम मेंबर्स के साथ। और ये म्यूचुअल ट्रस्ट का एक रिलेशनशिप होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट का। ये कभी नहीं होता कि जो मैं अपने बॉस के साथ बात करता था या करता हूँ, वो मैं आके अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ भी वही बात करूँगा, हाँ यार ये हुआ, मेरे बॉस ने ये कहा। ये नहीं होता था। हाँ, जो वो चीज़ें खुद बताना चाहते थे लोअर स्टाफ को, वो आइडेंटिफाई हो जाती थी कि जी हाँ ये सबके साथ शेयर होना चाहिए। तो बाकी आप में खुद इतनी कॉमन सेंस होती है कॉर्पोरेट कल्चर में कि किस बंदे को कोई बात आगे बतानी है, किसको नहीं बतानी। खैर, बॉटम लाइन फिर उसकी तरफ आते हैं कि ये जो मॉरल्स हैं ना हमारे, ये भी हमने बिल्ड करने हैं। अगर हम ये बिल्ड नहीं करेंगे, हमारे वीएस जितने मर्जी स्किलफुल हों, वो ज़्यादा अरसा सर्वाइव नहीं करेंगे। लोग उन पर डिपेंड नहीं करेंगे, लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, मॉरली डेफिशिएंट पा के उन्हें उनके साथ काम करना पसंद नहीं करेंगे। तो हमें इंडिविजुअल्स जो, एज एन इंडिविजुअल जो है, वो इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है हर किसी को, हम में से, मुझे भी। देखिए मैं बहुत आसानी में, मेरी अपना एक मोमेंटम होता है, मैं एक मोमेंटम में जा रहा था, और मैंने किसी की वॉल के ऊपर एक पोस्ट पढ़ी कि जी इकोसिस्टम के लिए जो है ना मामला ठीक नहीं है। और आई पुल्ड बैक फ्रॉम द होल थिंग दैट वाज गोइंग ऑन। क्यों? क्योंकि ही वॉज राइट। एंड आई इंट्रोस्पेक्टेड एंड आई रियलाइज कि यार जो ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव तो कुछ और है, हम किस तरफ चल पड़े। तो हमें
हमें उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाना चाहिए, हम लोगों को एम्पावर कर दें उस चीज़ों को। लेकिन ये इंट्रोस्पेक्शन जो है ना, ये इट्स अ वेरी रेयर कमोडिटी, ये हर बंदे में नहीं होती। मैं आज अपने एक एम्प्लॉय के साथ अपनी एक टीम मेंबर के साथ ये बात कर रहा था, किसी और हवाले से बात हो रही थी। तो मैं उसको कहता कि आई डेली इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ व्हेन आई गो टू बेड एंड आई रीसेट माई सेल्फ द वेरी नेक्स्ट डे। अगले दिन जो है ना, मैं उसको रीसेट करके मैं किसी और तरीके से, यानी कि जो पीछे हो गया होता है, कोई अगर बैड एपिसोड होती है, तो अगर मैं ये ना करूं, और ये मैं आज से नहीं कर रहा, ये मैं पिछले 20 साल से, 19 साल से, 20 साल से कर रहा हूँ, जब से मैं जॉब में हूँ। क्योंकि अगर आप ये काम ना करें तो आप जॉब में सर्वाइव नहीं कर सकते। जो जो जॉब करते हैं उनको बड़ा अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा होगा। उनको दे हैव टू लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स, और उन्हें आगे देखना होता है कैरियर में ग्रो करने के लिए, और वो उसको सवार नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को अपने ऊपर। और उन्हें जहाँ बेहतरी की ज़रूरत होती है, जहाँ वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं, या कोई अच्छा मेंटर उन्हें मिलता है और वो उन्हें आइडेंटिफाई कराता है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, तो वो वही लोग डिफ्रेंशिएट कराते हैं अपने आप को दूसरों से, और वही ग्रो करते हैं और आगे चलते हैं, और वही डिस्टिंक्शंस पाते हैं एंड में। तो हमें जो इन मॉरल्स के ऊपर, ये मॉरल बिल्डिंग सिर्फ अमेज़ॉन सिखाना वो नहीं है। मैं तो अपनी इंसाइट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, बाकी आपका काम है इंट्रोस्पेक्शन अपनी करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपके दिल में क्या है। लेकिन एक बंदा है, मैं उसके साथ जो मर्जी दिल दिल की बात करूँ या जो कुछ भी हूँ, उसका क्या पर्सपेक्टिव, वो किस तरीके से उसको रिसीव कर रहा है, या उसका आगे वो क्या उससे मतलब निकालता है और उसको कैसे यूज़ करता है उस इन्फॉर्मेशन को, ये इट इज़ अप टू हिम। मैं हो जाता किसी और पैराए में बात कर रहा हूँ, वो किसी और पैराए में सुन रहा हो, और वो किसी और पैराए में आगे जाके बात करे कहीं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये हमें सब देखने की ज़रूरत है, इस पूरी चेन ऑफ कमांड को, इस पूरी चेन ऑफ कम्युनिकेशन को, कि हमें मॉरली जो है ना, वो ये अपने अंदर चीज़ें पैदा करनी है। और उसमें सबसे पहली चीज़ जहाँ से शुरू हमने करना है वो इंट्रोस्पेक्शन है। अगर हम वो नहीं कर पाते तो हम कभी कामयाब नहीं होते, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन होती है गिरेबान में झांकना। अगर आप गिरेबान में नहीं झांकते, अपनी गलतियों का एहसास नहीं करते, और आपको रियलाइज़ नहीं होता कि यदि आपने कोई गलती कर दी है, या आप गलती कर रहे थे, और किसी ने कहीं से भी आपको एहसास हो गया कि, या किसी ने दिलवा दिया, या आपने खुद अपनी इंट्रोस्पेक्शन कर ली, तो आप कभी भी उसमें करेक्शन नहीं कर सकते। और जब तक आप करेक्शन नहीं करते, तो यू आर ऑन अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पाथ, यू आर ऑन अ कोलिजन कोर्स। तो आप में वो यगानगत नहीं आती, वो डिस्टिंक्शन नहीं आती कभी भी, जो कि उन लोगों में होती है जो कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि वो हमेशा इन चीज़ों के ऊपर अपनी गलतियों से सीखते हैं लोग, और वो सीख के उसमें करेक्शंस करते हैं और आगे चलते हैं। वीएस के लिए बहुत ज़रूरी है कई पर्सपेक्टिव के लिहाज से। मिसाल के तौर पे, आज आपने किसी भी ट्रेनिंग कोर्स से वीए सीखा, आपने जाके मेरे साथ काम, मैं सेलर हूँ, मेरे साथ आपने काम शुरू कर दिया। अब आप मेरी इन्फॉर्मेशन, मेरे प्रोडक्ट की, या कोई भी चीज़ जो है, वो आगे डिलीवर किसी और के साथ शेयर करना शुरू कर देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, इंटरनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर देते हैं। लोग कैसे आप पे ट्रस्ट करेंगे? अच्छा, आप वो करते हैं, तो अगर आप ये सोच के आए हैं कि जी मैं वीए बन के सीखता हूँ, सेलिंग जब मुझे आ जाएगी तो कल को मैं सेलर बन जाऊँगा। जब आप कल सेलर बनेंगे, शुरू शुरू में आप क्या करेंगे, आप हर चीज़ें खुद मैनेज करेंगे। लेकिन एक टाइम आएगा आप कहेंगे यार, मैंने सारी ज़िंदगी, जब मैं कमाता नहीं था, यानी कि कमाने से जब मेरे किचन के मसले थे, उस वक्त भी मैं काम अपने हाथ से करता था। आज भी मैं खुद कर रहा हूँ। मैंने इतना पैसा बना लिया, मैं इसका इस्तेमाल करने के लिए, कोई अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम गुजारने के लिए, कोई 10 दिन के लिए उम्रे पे जाना चाहता हूँ, या टर्की जाना चाहता हूँ, या अमेरिका जाना चाहता हूँ, और तो मेरे पीछे कोई बंदा होना चाहिए। अब आप जब वो ये ढूंढ रहे होंगे, और अगर इसी तरह से हम ये इंट्रोस्पेक्शन का कल्चर डेवलप नहीं करते, और वो ये भी उसी तरह से का ये हुआ जैसे आप ये थे, जैसे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन लीक करते थे, या प्रोडक्टें बताते थे, या प्रोडक्ट्स बताते थे, या जो चीज़ें वो करते थे, तो सोचें क्या होगा आपके साथ, क्या गुजरेगी आपके ऊपर, या आप किसी पे ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपने सारी चीज़ें खुद की हुई होंगी। तो पहला क्वेश्चन जो एक वीए को करना चाहिए कि जी क्या मैं ऐसा वीए हूँ कि मैं खुद को हायर करूँगा फ्यूचर में जाके, अगर मैं सेलर बन गया? तो ये पहला क्वेश्चन है। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू हायर योर सेल्फ, लुकिंग इन टू योर ओन पर्सनल बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर की बात हो रही है, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि कोई आपको हायर कर लेगा? पहला क्वेश्चन तो ये है।
बाकी सारे सवाल सानवी हैं, आपको काम आता है या नहीं आता, कितना आता है, क्या पर्सपेक्टिव है आपका, कितना मेच्योर हैं आप, या कितने स्किलफुल हैं, ये कितने जो है ना पंक्चुअल हैं, या कितने डिलीवरेबल आप डिलीवर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें सानवी हैं। अब पहला क्वेश्चन अपने आप से ये करें कि जी क्या जो आज मैं कर रहा हूँ, या आज मैं जिस भी जॉब में हूँ या जिस जगह पे भी काम कर रहा हूँ, अगर कल को मुझे इसी जगह पे जहाँ मैं हूँ इस लेवल के बंदे की ज़रूरत पड़े, तो क्या मैं खुद को हायर करूँगा? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है इसका जवाब देना। उसकी वजह हर इंसान में काबिलियत नहीं होती। वो भी ये सुनेगा, वो उसे मोटिवेशनल स्पीकिंग सुनेगा, समझेगा, और वो 10-15 मिनट उसके ऊपर ये असर रहेगा, और उसके बाद वो भूल जाएगा। उसके बाद ना वो भूल जाएगा। हम पाकिस्तानी के साथ यही मसला है, हम वही करते हैं जी। हम हमारे साथ कोई सियासतदान कुछ करता है तो 3 महीने बाद या 3 साल के बाद हम उसे दोबारा मुंतखब कर लेते हैं। कोई मसला नहीं, वो कोई मसला नहीं है, ऐसा किया है हमें तो होता ही है, पाकिस्तान है, चलता है, हम ये कह के उसको दोबारा मुंतखब करके बैठा। इसी वजह से तो सिस्टम्स करेक्ट नहीं हुए आज तक। और ऐसे ही हमारे भी सिस्टम्स कभी भी करेक्ट नहीं होंगे अगर हम चीज़ों पे ऐसे ही कॉम्प्रोमाइज़ करते रहेंगे और चीज़ें ऐसे ही चलती रहेंगी। हमें सबसे पहले ये देखना कि आर वी डिपेंडेबल, कैन एनी बडी डिपेंड ऑन अस, कैन आई डिपेंड ऑन माई सेल्फ। ये सबसे पहला क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। मेरा एक टीम मेंबर है और उससे मेरी आज बात हो रही थी, जैसे मैंने बताया, तो आई फाउंड हिम इन अ वेरी गुड मोरल। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड हिमसेल्फ एज वेल, बिकॉज वी बोथ न्यू दैट वी आर ऑन द राइट पाथ एंड वी आर अप टू समथिंग। वो ये ज़रूरी नहीं होता कि आपने ज़िंदगी में पैसा कितना बना लिया है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है इंसान की ज़िंदगी। जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि आप एक कामयाब इंसान हो अपनी नज़र में सबसे पहले। अपनी नज़र में, दूसरों की नज़र तो गैर ज़रूरी है, वो बाद की बातें हैं। सबसे पहले ये होगा कि आप अपनी नज़र में, अपने कॉन्शियस में और सब कॉन्शियस में आप अपने आप को कामयाब देखें। एक टाइम था कि जब मैंने जॉब छोड़ी, मैंने बिज़नेस किया, हमने एक जगह रेंट की, ब्रिक एंड मोटर बनाया। उसके पीछे जैसे एक डॉक्यूमेंट होता है, रेंटल का डॉक्यूमेंट था, किसी और की स्पेस थी। अब वो जब इमरान खान साहब आए, इन्होंने आके वो जो इंक्रोचमेंट वाला सिस्टम शुरू किया, उसमें वो पूरी मार्केट जो है, उन्होंने पूरी मार्केट थी वो बेसिकली, उसमें कोई 25-26 बिजनेसेस थे एक साइड पे, और दूसरी साइड पे कोई 100-150 बिजनेसेस थे। वो सारी उन्होंने डिमोलिश कर दी। और मैंने उसके ऊपर कोई 5-6 मिलियन लगाया था बिज़नेस के ऊपर। वो उसको आपको पता है कि बिज़नेस का आजकल ऊंची दुकान होनी चाहिए, लोग साफ़ सुथरी दुकान देखते हैं और सारी चीज़ें। अच्छा, अब वो डिमोलिश हो गई। 5-6 मिलियन में से जो एडवांस मैंने को दिया हुआ था वो मुझे वापस मिल गया। अदरवाइज़ वो बिज़नेस, उसका सेटअप, उसके स्टोर्स, स्टॉक्स, इन्वेंट्री, फिक्सचर्स, फर्नीचर, हर चीज़ ज़ाया हो गई। तो क्या वहाँ पे ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है? क्या वहाँ मामलात रुक जाते हैं? क्या आप वहाँ से दोबारा स्टार्ट नहीं लेते? या क्या आप वहाँ फुल स्टॉप लगा देते हैं कि बस ये नुकसान हो गया और आप गिर गए और आप ख़त्म हो गए कहानी? ऐसा नहीं होता। आपको दूसरे ऑल्टरनेटिव्स के ऊपर, जो और ऑल्टरनेटिव्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, आपके वसाइल में होते हैं, उसके ऊपर फोकस करना होता है। बंदा हार्ड वर्कन होता है, ठीक है, वो चीज़ें आती हैं ज़िंदगी में। तो इट वॉज़ अ टफ टाइम। मेरे वो दूसरा मेरा बेसिकली ब्रांच थी, मैं तीसरी ब्रांच बना रहा था उन दिनों में उस बिज़नेस की। वो दूसरी मैंने बना दी हुई थी और वो बनाने के तकरीबन 6 महीने के अंदर ही उन्होंने डिमोलिश कर दी। तो तीसरी पे मैं काम कर रहा था उन दिनों पे, और वो जब वो दूसरी गिरी तो आई फेल्ट वेरी डिमोरलाइज्ड। तो
और क्योंकि फिर एक आप क्या होता है कि जब आप ना जब ब्रांच आउट करते हैं ना, तो आपके ब्रांच आउट में से आपके रेवेन्यूज़ बढ़ रहे होते हैं, उसी के लिहाज से आप अपनी एक्सपेंशन आगे प्लान कर रहे होते हैं कि पीछे से पैसा निकलेगा, आप तीसरी ब्रांच के ऊपर चीज़ें लगाएंगे और वहाँ से पैसा कमाएंगे और पैसा कमाएंगे, और इस तरह आप एक्सपेंशन कर रहे होते हैं आइडेंटिफाई करके अपॉर्चुनिटीज़ को। अब वो जब एक उसमें से जो 50% आपके रेवेन्यू जनरेशन होनी थी थर्ड प्रोजेक्ट के लिए, जब वो ख़त्म हो गई, तो क्रंच आ गया। जब वो क्रंच आया, तो माशाल्लाह मेरे बच्चे बड़े महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारी लाइफ स्टाइल है एक, उसको मेंटेन करना होता है और बड़े मामलात होते हैं। तो एक क्रंच आ गया, कैश फ्लोज की कमी हो गई एकदम से। तो माई वाइफ वॉज वेरी वॉरेड। तो मेरे अंदर ना एक अल्लाह ताला ने कोई ऐसी चीज़ वो, और ये मैं इसका क्रेडिट मैं 100% अपने अब्बा को देता हूँ, अपने अब्बू को देता हूँ। वो ना बहुत, मैं जब बचपन में भी था तो हमें कोई प्रॉब्लम आते थे तो हम ये ऑब्जर्व करते थे कि जब कोई बड़ा प्रॉब्लम आता था ना, कोई किसी भी किस्म का आता था ज़िंदगी में, जैसे हर किसी की लाइफ में आते हैं, तो अब्बा हमेशा मेरी अम्मा को या ये कहा करते थे, अबू, कि अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है। वो पंजाबी हैं। तो ना इस चीज़ के ऊपर मेरा जो ईमान है ना वो बहुत स्ट्रांग है। आपको आप अनबिलीव, मतलब इट इज़ अनबिलीवली फर्म। और मेरी वाइफ हालांकि 10-11 साल से मेरे साथ हैं, 12 साल से, लेकिन ना शी गेट्स एस्टोनिश्ड एज वेल ऑन द ऑन द फर्मनेस ऑफ माई दिस बिलीफ। बहुत ऐसे स्पॉट्स होते हैं जब मैं बहुत तंगी में से हम गुजरे हैं, शादी के बाद कोई ऐसी जगह आई हैं कई ज़िंदगी में। तो मैं उसको हमेशा यही कहता था अपनी बेगम को कि यार मसला किस बात का है, अल्लाह मालिक है। और वो ऐसा ऐसा कोई अल्लाह का निज़ाम है, और उसके लिए मैं जितना शुक्र अदा करूँ काम है, कि वो वक्त जब एन वक्त होता ना, तो उससे पहले उस निज़ाम के हल कोई ना कोई निकल आता था, वो भले फाइनेंशियल होता था या कोई और होता था किसी भी किस्म का। तो उसका अल्लाह ताला खुद ही रास्ता पैदा कर देता था, ऐसा दरवाज़ा खोल देता था जो पहले दरवाज़ा हमें नज़र ही नहीं आता था। इनविजिबल डोर होता था वो, एक इनविजिबल सोल्यूशन होता था, एकदम पॉप अप कर देता था और वो मामला चल जाते थे। और वो इतना अब मेरा फार्म हो गया इसमें बिलीव कि मैं घबराता ही नहीं हूँ अब, किसी भी चीज़ से नहीं घबराता मैं। अल्लाह का बड़ा एहसान है मेरे पे, शफकत है अल्लाह की। तो अब वो क्या होता है कि आपके ऊपर ना ऐसे कुछ टाइम्स आते हैं, क्रंच टाइम्स इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, किचन के मसले आते हैं, लेकिन आप उसमें से गुजर जाते हैं। वॉट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू कीप द फेथ एंड यू हैव टू कीप मूविंग। ऐसे कई रास्ते दरमियान में आते हैं जब आप अभी एक पिछले हाँ, ये कोविड की बात है, कोविड के स्टार्ट की बात है। मैं एक सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करा रहा था, मतलब ये सारी ईओ से पहले की बात है। हम एक एआई सॉफ्टवेयर के ऊपर काम कर रहे थे, कनाडा की एक फर्म मैंने हायर की हुई, और उसका कोई महीने का कोई 10-12 हज़ार डॉलर का बिल होता था। तो जब हम काम करें तो एकदम जब कोविड आया, तो क्या हुआ कि बिज़नेस एकदम डाउन हो गया पूरी दुनिया में। अमेज़ॉन का, हमारा तो सारा ब्रेड एंड बटर आपको पता है, जब एजेंसी भी चल रही हो तो वो अमेज़ॉन से आ रहा होता है। एकदम स्क्वीज़ हो गए आपके कैश फ्लोज, सेलर्स के पास पैसा नहीं था। तो मेरे पास तो दो ऑप्शन थे। एक ऑप्शन ये था कि मैं लोगों को कहता कि भाई जो तुम्हारे मेरे जो भी मेरे एरियर्स खड़े हैं तुम्हारे पास, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ हम 2-2 महीने 3-3 महीने पैसे नहीं लेते, तो एरियर्स खड़े होते हैं, मैं उनको स्क्वीज़ करता, मैं उन्हें कहता कि भाई लाओ पैसा निकालो किसी तरीके, मैंने आगे देना है उन लोगों को जो मेरे लिए काम कर रहे हैं कनाडा में बैठे हुए। और यह दूसरा तरीका ये था कि मैं पेशेंट होता और मैं डिसाइड करता कि मैं उस प्रोजेक्ट को जो 10-12 हज़ार डॉलर खा रहा था उसको मैं ऑन होल्ड करता। उसकी कोई डैमेजेस मुझे अगर पड़ते तो मैं वो डैमेजेस बेयर करता, और मैं अपने उन क्लाइंट्स को रिलीफ देता जो कि मेरे से बड़े क्रंच में थे, क्योंकि पाकिस्तान में इतना बड़ा कोविड नहीं था, उसके इकोनॉमिकल इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं थे जितने कि अमेरिका में थे या यूके में थे। तो what I did is I rolled that my project back and I paid some amount in damages as well at that time. और
मैंने किसी क्लाइंट से इस पिछले 6 महीने में कभी ये नहीं कहा एक बार भी कि पैसे भेज दें या मुझे पैसे चाहिए, आपका आपके एरियर्स ड्यू हैं। एक भी क्लाइंट को, एक मेरा क्लाइंट है उसका आउटडोर्स में, वो ट्रैवल और एसेसरीज़ और इन चीज़ों में सेलिंग करते हैं, वो एक स्टोर है उनका। उन्होंने, उस बंदे ने मुझे खुद कहा कि मतलब जब उसकी एकदम सेल्स ख़त्म हो गई, लिस्टें खामोश हो गई, मल्टीपल प्रोडक्ट्स चल रहे थे, तो मेरी उससे डिस्कशन हुई। उसने मुझे खुद कॉल किया। वो नॉर्मली मुझे कॉल नहीं करता, वो मेरा बहुत अच्छा क्लाइंट है, उससे हम महीने 2 महीने के बाद बात करते हैं, वो बड़ा डिपेंड करता है हम पे। तो उसकी मेरे पास कॉल आई जब ये कोविड का सिनेरियो हुआ, जब चाइना शट डाउन हुआ ना, तो उसकी मेरे पास कॉल आई। उसने मुझे कहा कि आई हैव लॉट ऑफ मनी बट इट इज़ ऑल टाइड अप वेदर इन द सप्लाई चेन और in the FBA, and Riz, I don't have the money to pay you for a month or 2 or 3. So, if you want, we can make some arrangement, and I can pay you off somehow. I do not know how would I do that, but I'll do it, and we'll reconvene once this COVID episode is over. So what I did is कि मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार, it's not about the money. You have been with me for a time, and I totally understand what you are going through and what the whole world economy is going through right at the moment. I'm going to stand by you, and we'll make it through together. We'll stand by each other, and we'll make it work. Somehow, we do not know the answer right now, but that is what we are going to do. And this is exactly what I did with the rest of the clients as well. तो इस कोविड के दरमियान जब मैं घर में बैठा हुआ था, तो ऐसा टाइम भी आ गया कि जब बिल्कुल लड़कों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं थे, तो मेरी टीम काम कर रही थी, बट आई स्टिल डिडंट आस्क एनी क्लाइंट फॉर मनी। बड़ा आसान है, बहुत आसान है। या मैं यहाँ पे आता और आपसे ही कहता, ये जो जितना भी ईओ बन गया था, कि ये लो कोर्स और मैं तुम्हें बेच रहा हूँ और लाओ जमा करा दो $25,000 और मैं लोगों को बांट देता हूँ आगे सैलरियों में। बट आई डिडंट डू दैट बिकॉज दिस वॉज एथिकली एंड मॉरली एंड प्रोफेशनली गलत था। वो जैसे तैसे मैंने कहीं से भी पैसे पूरे किए। वो हर बंदा, हर बिजनेसमैन रिसोर्सफुल होता है। कोई मांगे होंगे किसी से, किसी भाई से, किसी माँ से, किसी बहन से। मैंने लोगों के सैलरी चलते रहने दी इस सारे पीरियड में। मैंने एक भी बंदे को फायर नहीं किया और किसी की सैलरी भी नहीं रोकी। और जो मेरा अपना ब्रिक एंड मॉर्टर था, उसको लोगों को मैंने सैलरियाँ दे के घर भेजा, बंद करते हुए उसको। लोगों को एडवांस में अपने एम्प्लॉयज़ को पैसे दे के घर भेजा कि यार जब तक कोविड ख़त्म नहीं होता, ये लो तुम्हारे पैसे, तुम्हें दरमियान में चाहिए हो तो मेरे पास आ जाना या मुझे कॉल कर देना, मैं ऑनलाइन तुम्हारे बैंक में ट्रांसफ़र और कर दूंगा पैसे। तो ये कोई लेक्चर ये नहीं है कि मैं बहुत कोई, मेरी बड़ी हाई मॉरल्स हैं या मैं बहुत बड़ा इंसान हूँ गई। दिस इज़ व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ मी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंसानियत के नाते, प्रोफेशनल के नाते, ये दिस इज़ व्हाट पीपल एक्सपेक्ट फ्रॉम मी। और इवन इफ दे डिडंट, तो जब उन्हें ये आगे से इस किस्म का बिहेवियर मिलता है, तो अब मुझे बताएं वो क्लाइंट किधर जाएगा मुझे छोड़ के? कोई कहीं नहीं जाएगा। एक बंदा नहीं छोड़ के, जिसको 6 महीने मैंने कहा नहीं कि मुझे पैसा दे दो, भले वो $500 था, भले वो $5,000 था, जब मैंने किसी से मांगा नहीं। मुझे तो अभी भी लोग मेरे से काम कराते हैं, वो खुद दे दें। तो मैंने तो आज तक कभी किसी बंदे से पैसा नहीं मांगा। किसी बंदे को, कोई ऐसा नहीं होता कि